Good morning everyone. Today we will discuss about human digestive system, मानव पाचन तंत्र। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत प्रिसाइजली और क्लियर दिखाया गया है। पाचन तंत्र शुरू होता है मुंह से और समाप्त होता है एनस पे, और जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भोजन के पाचन और अवशोषण के लिए उत्तरदायी है, और भोजन के पाचन और अवशोषण के बाद जो व्यर्थ पदार्थ बनते हैं उसे शरीर से उत्सर्जित करने के लिए उत्तरदायी है। तो इस डायग्राम को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं नेजल कैविटी दिखाई दे रही है, दिस वन, जिसे नासा गुहा कहेंगे। जीभ दिखाई दे रही है जो कि भोजन को निगलने में सहायता करती है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे बनानी है और शो करनी है एग्जाम में, वो है 3 पेयर या 3 जोड़ी लार ग्रंथियां खुलती हैं मुंह में, जो कि लार स्रावित करती हैं, जिसे सलाइवा कहते हैं। तो पहली पैरोटिड ग्रंथि, दूसरी सबलिंगुअल और तीसरी सबमैंडिब्यूलर। 1, 2 एंड 3। ये 3 पेयर या कुल 6 लार ग्रंथियां मुंह में खुलती हैं, जो कि सलाइवा या लार स्रावित करती हैं। और इसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है जो कुक्ड स्टार्च या पकी हुई स्टार्च पे क्रिया करता है और उसे कुछ मात्रा में डेक्स्ट्रीन में बदलता है, लेकिन ये रॉ स्टार्च पे क्रिया नहीं करता। इसके अलावा सलाइवा भोजन को मुलायम बनाता है और उसे निगलने में सहायता करता है। तो ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं वो हमें यहाँ पे डायग्राम में शो करनी है। उसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो इसोफेगस या ग्रास नलिका दिखाई दे रही है। इसका काम है भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। ये इसोफेगस लंबी नलिका नुमा संरचना है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो है लिवर। शरीर के सभी जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं वो यकृत में संग्रहित होते हैं, और कुछ पोषक तत्व तो आपके वर्ष भर की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकते हैं, जो कि लिवर में स्टोर होते हैं, स्पेशली विटामिन ए। अगर आपने एक सीजन में बहुत अधिक विटामिन ए लिया है तो वो लिवर में स्टोर हो जाता है और वो पूरे साल की आपकी विटामिन ए संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अब आप लिवर देख सकते हैं, उसका दायां खंड दिखाई दे रहा है, बायां खंड दिखाई दे रहा है। यहाँ ये दायां खंड है और ये काउडेट लोब है जो कि बीच में जुड़ा हुआ है। लिवर अंग ना कह के इसे हम शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कह सकते हैं, क्योंकि यह सभी उपापचय क्रियाओं को नियमित करती है और सभी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्टल शिरा दिखाई दे रही है, ब्लू कलर की प्रतिहारिणी शिरा, जो कि पोषक तत्वों को यकृत तक पहुंचाती है। और जब हम टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो उसमें पोर्टल सर्कुलेशन एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलेशन है जो कि पोषक तत्वों को यकृत तक पहुंचाता है। इसके बाद आपको पित्ताशय दिखाई दे रहा है, देखो ये पित्ताशय आपको दिखाई दे रहा है। पित्ताशय एक ऐसी थैलीनुमा संरचना है जो कि सिर्फ पित्त को संग्रहित करके रखती है और सांद्रित करती है। पित्त लिवर में बनता है, ये सिर्फ लिवर में बनने वाले पित्त या बाइल को संग्रहित करके रखती है। और जब भोजन ड्यूडेनम में, ये ड्यूडेनम छोटी आंत का पहला भाग है, ड्यूडेनम में पहुंचता है, तब ये पित्ताशय संकुचित होता है और पित्त रस को छोटी आंत तक पहुंचाता है, और जो भोजन का अम्लीय माध्यम है उसको क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करता है। आपको ये सिस्टिक नलिका दिखाई दे रही है जो कि गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई है या पित्ताशय से जुड़ी हुई है, ग्रीन कलर की। हेपेटिक डक्ट दिखाई दे रही है आपको इसके साथ, क्योंकि ये 2 ब्रांचेस हैं, एक पित्ताशय से जुड़ी है, दूसरी यकृत में प्रवेश करती है। पित्त नलिका दिखाई दे रही है,
ये पित्ताशय के साथ जुड़ी है, वो एक पित्त नलिका है। तो ये तीनों नलिकाएं, सिस्टिक डक्ट, यकृत नलिका और पित्त नलिका मिलके यकृत में प्रवेश करती हैं। इसके बाद जो छोटी आंत है, छोटी आंत से पहले हम बात करेंगे अमाशय की, क्योंकि ग्रास नलिका के बाद शुरू होता है अमाशय। ये अमाशय दिखाई दे रहा है सी जे के आकार का, इस तरह से हो, जे के आकार का संरचना है ये। अमाशय के 3 भाग हैं, फंडस जो सबसे अंतिम भाग है, पाइलोरस, और जो बीच का बड़ा भाग है वो बॉडी। तो 3 भाग हैं अमाशय के। बीच में ये गैस्ट्रिक फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमाशय में विभिन्न प्रकार की मांसपेशियां उपस्थित होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती है, ट्रांसफर मसल्स होती हैं, लंबवत, क्षैतिज और तिरछी, ये 3 प्रकार की मांसपेशियां होती है जो कि अमाशय को फ्लेक्सिबिलिटी देती है। इसीलिए अमाशय का आकार बहुत बड़ा हो सकता है अगर व्यक्ति लगातार अधिक भोजन करता है तो, क्योंकि इसकी मांसपेशियों में बहुत अधिक फैलने की क्षमता होती है। तो ये गैस्ट्रिक फोल्ड्स यानी कहते हैं जठर वलय। अब हम देखें यहाँ पे पेनक्रियास दिखाई दे रहा है अमाशय के नीचे, जो कि शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को नियमित करता है। क्योंकि अग्नाशय से 2 महत्वपूर्ण हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करता है और ग्लूकागॉन रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाता है। और ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि अग्नाशय जो कि बाह्य स्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है। बाह्य स्रावी मीन्स ये एंजाइम्स स्रावित करती है, इसमें से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। अंतःस्रावी क्योंकि ये हार्मोन स्रावित करती है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। और इस इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे शरीर की। और ब्लड ग्लूकोज लेवल में का बढ़ना और घटना दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब हम छोटी आंत का देखें, ये पहला भाग है 5th नंबर पे, ये छोटी आंत दिखाई दे रही है। यहाँ से अमाशय का जो पाइलोरिक लास्ट भाग है, अमाशय का जो शुरू का भाग होता है जहाँ पे इसोफेगस जुड़ती है वो होता है कार्डियक पार्ट, और जो अंतिम भाग होता है वो होता है पाइलोरिक पार्ट या पाइलोरिक भाग। अग्रभाग में भी और अंतिम भाग, यहाँ पे बहुत मजबूत पेशियां होती है, स्फिंक्टर मसल्स, जो कि इस द्वार को बंद कर देती है जब तक कि भोजन का यहाँ पे एसिमिलेशन नहीं होता एसिड के साथ। तो छोटी आंत में जब भोजन आता है तो ये पहला भाग क्या कहलाता है, ड्यूडेनम, दिस वन, या पक्वाशय। उसके बाद जेजुनम, इसका जो बीच वाला भाग है ये कहलाएगा छोटी आंत का जेजुनम। और सबसे अंतिम भाग ये 7 नंबर पे ये क्या कहलाएगा, इलियम। तो 5th, 6th और 7 ये छोटी आंत है। इसी को कवर अप किए हुए है बड़ी आंत, जिसका सबसे पहला भाग है 8th, ये रहा सीकम। सीकम से ये छोटी आंत का जो भाग जुड़ा हुआ है, जो 7वां, ये लास्ट है यहाँ पे छोटी आंत। और यहाँ क्या है, बड़ी आंत यहाँ से शुरू होती है। तो ये कपाट है जिसको क्या कहते हैं, इलियोसिकल वॉल्व। छोटी आंत सीकम कपाट कहलाता है ये। इसके बाद ऊपर की तरफ जाएगी बड़ी आंत, तो जिसको असेंडिंग कॉलन कहते हैं। ये इस तरह से क्षैतिज जाएगी तो ट्रांसफर कॉलन 10 नंबर पे, और 11 नंबर पे नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पे ये कहलाएगा डिसेंडिंग कॉलन। इसको 11 नंबर हम दे सकते थे। यहाँ 11 नंबर पे सबसे नीचे वाला भाग डिसेंडिंग कॉलन के बाद का भाग क्या कहलाएगा, सिग्मोइड कॉलन। और लास्ट में मलाशय, 12 नंबर पे मलाशय। और जो अंतिम भाग जिसे कि गुदा द्वार कहते हैं, एनस। और यहाँ पे भी बहुत मजबूत पेशियां होती है जिन्हें कहते हैं बाह्य गुदा संकोचनी पेशियां या एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल्स, जो कि जब उत्सर्जन क्रिया की आवश्यकता होती है तभी इस द्वार को खोलती है, अदरवाइज ये बंद रहती हैं। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ से पाचन तंत्र प्रारंभ होता है और यहाँ पे समाप्त होता है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि पाचन तंत्र की विस्तार से व्याख्या कीजिए या सचित्र व्याख्या कीजिए। तो इससे खूबसूरत डायग्राम मुश्किल है। ये बहुत क्लियर
एचडी डायग्राम है और इसको देख के आप बना सकते हैं, इसको लेबल कर सकते हैं। बहुत से डायग्राम हैं, ये बहुत ईज़ी डायग्राम है, सिंपल डायग्राम। इसमें एपिग्लॉटिस भी दिखाया हुआ है, बाकी सभी चीज़ें हमने पीछे देखी हैं। लार ग्रंथियाँ दिखा रखी हैं तीनों, जीभ दिखा रखी है। एपिग्लॉटिस जो कि एक ढक्कन-नुमा संरचना है और ये जब हम भोजन करते हैं, तो ये श्वसन तंत्र को बंद कर देता है। इसोफेगस दिखाया हुआ है, इसलिए भोजन श्वसन तंत्र में या ट्रैकिया में प्रवेश नहीं करता। और कई बार हम खाना खाते-खाते हमें खाँसी आ जाए तो हम चोक हो जाते हैं एकदम से, क्योंकि कई बार ये एपिग्लॉटिस वहाँ से हट जाता है और कुछ फूड पार्टिकल्स ट्रैकिया में चले जाते हैं, जिससे कि बहुत तेज चेस्ट पेन होता है। ग्रास नलिका दिखा रही है, बहुत इजी डायग्राम है और बहुत आसानी से बनाया जा सकता है और बाकी सभी ऑर्गन्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अपेंडिक्स दिखाया गया है। अपेंडिक्स को वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं। ये एक वर्म के समान, वर्म मीन्स कीड़े के समान संरचना है जिसका कि कोई भी कार्य नहीं होता, लेकिन अगर फूड पार्टिकल्स या किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन अपेंडिक्स में हो जाए तो एक डिजीज हो जाती है जिसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस। उसके कारण अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो सकता है, किसी भी प्रकार का संक्रमण हो सकता है और अपेंडिक्स फट सकता है, इसलिए इसे सर्जरी के द्वारा निकालना पड़ता है। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है जिनके बारे में हम अलग-अलग भी पढ़ेंगे। लिवर, यकृत, आमाशय, प्लीहा, बड़ी आंत, छोटी आंत और अग्नाशय। इन पे शॉर्ट क्वेश्चंस सभी पे आ सकते हैं। ये भी एक बहुत खूबसूरत डायग्राम है जिसमें जब हम नेक्स्ट ऑर्गन वाइज पढ़ेंगे तो क्योंकि हमें इन सभी ऑर्गन्स की डिटेल पढ़नी है कि आमाशय की संरचना बनाइए, अग्नाशय की संरचना बनाइए, पित्ताशय की बनाइए, तो ये उन सभी स्ट्रक्चर्स के लिए ये डायग्राम काम आएंगे। ये जो डायग्राम है इसमें सभी ऑर्गन्स के फंक्शंस बताए गए हैं। माउथ भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। फेरिंग्स जो ग्रसनी है, निगलने में सहायता करती है। ग्रास नलिका भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। लार ग्रंथियां, जो लार है वो भोजन को मुलायम बनाती है और जो इसमें टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज होता है वो स्टार्च को तोड़ने का कार्य करता है। आमाशय भोजन को कुछ समय तक आमाशय में रहने देता है, फिर इसमें जो भी जीवाणु प्रवेश करते हैं उन्हें नष्ट करने का कार्य करता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, क्योंकि इससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसे कहते हैं जठर रस। और भोजन को छोटे टुकड़ों में विभाजित करने के लिए आमाशय उत्तरदायी है। तो पाचन प्रक्रिया आमाशय में होती है और अवशोषण की प्रक्रिया बहुत कम होती है। जो लिवर है बहुत से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को तोड़ना या बनाने का कार्य करता है। जैसे जो मेटाबॉलिक साइकिल्स हैं वो लिवर में होते हैं। विटामिन्स और आयरन को स्टोर करता है, विशेष रूप से फैट सॉल्युबल विटामिन्स को। जो लिवर का कार्य है, जो मृत लाल रक्त कणिकाएं हैं उन्हें समाप्त करता है या डिस्ट्रॉय करता है। जो टॉक्सिन्स है ये डिटॉक्सिफाई करता है उनको, बाइल का निर्माण करता है। और जो पित्ताशय उसका सिर्फ काम है पित्त रस को संग्रहित करके रखना। अग्नाशय हम पहले भी बात कर चुके हैं, रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियमित करता है। अग्नाशय का काम है जो एसिडिक फूड था उसको न्यूट्रल करना अपने क्षारीयता के द्वारा। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं जो कि भोजन के पाचन और अवशोषण के लिए उत्तरदायी हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं होती है, तो ये सब सारे एंजाइम्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो सबसे अधिक अवशोषण होता है जजुनम से, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का बीच का भाग है, सबसे बड़ा भाग, वो भोजन के पाचन और अवशोषण के लिए उत्तरदायी है। लार्ज इंटेस्टाइन देखें तो ये जल का पुनः अवशोषण करता है, आयंस का पुनः अवशोषण करता है और जो व्यर्थ पदार्थ है उसको संग्रहित करके अंत में ये मलाशय तक पहुंचाता है। इसके अलावा जो रेक्टम है वो व्यर्थ पदार्थ को या मलाशय शरीर से बाहर निकालता है। जो गुदा द्वार है वो एक द्वार है जिससे कि उत्सर्जन प्रक्रिया पूरी होती है।
और जो अपेंडिक्स है इसमें इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो ये मुख्य कार्य हैं पाचन तंत्र के। ये सेम डायग्राम है, ये डायग्राम इसलिए मैंने बनाया है यहाँ पे, जो कि पीछे इसको इसलिए छोड़ा कि इसमें आप साथ-साथ, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इसके साथ-साथ हिंदी में लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत क्लियर डायग्राम है, एचडी डायग्राम है और आप अपनी कॉपी में भी इसको आसानी से बना सकते हैं। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये एक और डायग्राम है, जिसको सेम वही लेबलिंग है, जिसे कि ये डायग्राम इजी है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं और हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया गया है। आप इस वीडियो में इन डायग्राम्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक और डायग्राम है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा लेबलिंग है, तो आप मिला के, जिस डायग्राम में नहीं है, जैसे यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट भी दिखाया गया है, नर्म तालु और कठोर तालु, मुख गुहा या ओरल कैविटी दिखाई गई है। इसमें स्वर यंत्र ग्रसनी भी दिखाई गई है। जो ग्रसनी है उसके अलग-अलग भाग हैं। नेज़ो ग्रसनी, दिस वन, नासा ग्रसनी, नाक से जुड़ी ग्रसनी, अगर नाक से जुड़ी है तो नासा ग्रसनी, मुंह से जुड़ी हुई तो मुख ग्रसनी, और स्वर यंत्र से जुड़ी हुई तो इसको कहेंगे स्वर यंत्र ग्रसनी। यहाँ पे लैरिंक्स भी दिखाई दे रहा है, स्वर यंत्र दिखाई दे रहा है, श्वास नलिका भी, श्वास नलिका आगे की तरफ होती है और जो ईसोफेगस है वो पीछे की तरफ होती है। इसके अलावा इसमें प्लीहा दिखा रखा है। बाकी सभी जो लेबलिंग है वो पीछे वाले डायग्राम्स में है। तो जो पीछे वाला डायग्राम है उसमें आप ये ऐड कर सकते हैं ग्रसनी के तीनों भाग और पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। ये बहुत हाथ से बना हुआ बहुत सुंदर डायग्राम है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि एग्जाम में आपको कैसे डायग्राम बनाना है। एग्जाम में डायग्राम इस प्रकार से बनाना चाहिए कि सभी जो पूरी नॉलेज है आपकी उस पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में, वो डायग्राम के साथ साथ ही आप शो करें, बजाय कि बाद में पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखने के। क्योंकि डायग्राम्स को देख के ही एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है फिजियोलॉजी के बारे में। और फिजियोलॉजी में डायग्राम्स की बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। जितना वेल लेबल्ड डिटेल्ड डायग्राम आप बनाएंगे, आपको उतने ही अधिक मार्क्स मिलेंगे। ये उदाहरण है कि आप कैसे एक ही क्वेश्चन को एक पेज पे लिख सकते हैं। 10 पेज लिखने की बजाय आप सारी इंफॉर्मेशन एक ही पेज पे लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल है। ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ये हम बाद में करेंगे डिटेल में, जब हम भोजन के पाचन और अवशोषण के बारे में बात करेंगे। ये एक और डायग्राम है जिसमें कि कैसे भोजन एनस तक पहुंचता है और कौन-कौन से ऑर्गन्स इसमें सहायता करते हैं। ये भी एक और डायग्राम है जो कि हाथ से बना हुआ, और आप कैसे शो कर सकते हैं अलग-अलग ऑर्गन्स को, पाचन तंत्र के और उनके कार्यों को। इन सभी डायग्राम्स की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोशिश करें कि एक ही पेज में आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे सके, जिससे कि आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिल सके। आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो सबसे इजी डायग्राम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो सबसे क्लियर और खूबसूरत डायग्राम है वो है ये 3D डायग्राम है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इस डायग्राम, ये इस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, हिंदी नहीं लिखी हुई है, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इसके साथ-साथ हिंदी में लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।